मॉर्निंग, आवाज आ रही है? क्या हाल है? तुम लोगों को ग्रुप में कोई मैसेज आया था आज की क्लास के लिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन? नो। सी, जो जो भी टॉपिक्स आज मैं कवर करने वाली हूँ ना, पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया, फिलर्स हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, ऐसे यस, ऐसे पैराग्राफ कंप्लीशन, फिलर्स, रीअरेंजमेंट एंड एरर डिटेक्शन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में आते हैं, ठीक है? एसएससी में नहीं आते। तो डेफिनेटली बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना, हाँ बेटा चारू आप लीव कर सकते हो बेटा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आराम से रेस्ट करो। तो क्या होता है कि जब तक आपका ये कवर्ड नहीं है ना, आप कभी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन का मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है? कभी भी आप बैंकिंग एग्जामिनेशन का मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़कर, या जो मतलब जो पढ़ते हैं दैट इज वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ते हैं उनको आज ये बात पता चल जाएगी कि आप अपना रीडिंग स्किल इंप्रूव नहीं कर कर कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, ठीक है? रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी plays very important role in banking examination, ठीक है? एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी, ईदर ऑफ इट, इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन ईदर ऑफ इट, देन यू वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। भगवान की दया से हो सकता है कि प्री में एक बार सोच भी लो, मेंस तो गलती से सोचना भी मत, मेंस तो सोचना भी पाप है। और एसबीआई पीओ मेंस तो फिर ध्यान में भी मत लाना। और एसबीआई पीओ मेंस के अलावा अगर आरबीआई की तैयारी करने का सोच रहे हो तुम लोग कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर निकाल लेंगे और एकदम लग्जरियस लाइफ जिएंगे, मजा आ जाएगा, क्या लाइफ हो जाएगी, तो बेटा तुम बहुत गलत फहमी में जी रहे हो कि तुम इन दोनों के बिना कभी भी ग्रेड बी ऑफिसर निकाल पाओगे, ठीक है? तो बाकी इट इज कम्प्लीटली योर विश, मेरा काम है समझाना, बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं, समझा समझा के थक चुकी हूँ। कितना समझाएगा कोई एक ही बात, है ना? चलो तो शुरू करें। अब देखो यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हो, सबसे पहले बात कर लो पैराग्राफ कंप्लीशन की, फिर बात कर लो फिलर्स की, फिर बात कर लो रीअरेंजमेंट की, फिर बात कर लो एरर डिटेक्शन की। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है आज का दिन, अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ बेटा, खराब कैसे हो जाएगा? अभी तो मैंने दिन की शुरुआत की है। So what I wanted to say is कि एरर डिटेक्शंस तो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद, ठीक है? एरर डिटेक्शन से आप बहुत फेमिलियर हो, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लगे कि मुझे एरर डिटेक्शन भी नहीं आता। दूसरा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हमने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मतलब बहुत, वन लाइनर रीअरेंजमेंट भी हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया, PQRS बोलते हैं हम लोग जिसको। फिर जो पैराग्राफ वाले होते हैं वो भी हम लोगों ने 2-3 तो प्रैक्टिस किए ही है। SBI PO 2018 वाला भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं थीम को, है ना? तो हम लोगों ने रीअरेंजमेंट भी बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो यू विल फील कि हाँ भाई आता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आता है। फिलर्स,
भाई फिलर्स तो सबको आता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं ना। फिल इन द ब्लैंक्स, दो ब्लैंक होगा उसको भरना है। उसका भी थोड़ा आज लेवल देखोगे कि किस लेवल तक का आ सकता है। और उसके बाद आया पैराग्राफ कंप्लीशन। तो मेरे ख्याल से पैराग्राफ कंप्लीशन तो भाई अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अब पैराग्राफ कंप्लीशन में होता क्या है वो सबसे पहले समझा देती हूँ। तो मान लो कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में ना एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। उस पैराग्राफ को क्या करेंगे कि वो लोग ऐसे ऐसे करके बांट देंगे, ठीक है। और उसी पैराग्राफ में तुम्हारा एक इतना बड़ा सा बीच में गैप छोड़ देंगे, ठीक है। देयर विल बी अ ब्लैंक देयर। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दे देंगे, ए बी सी डी ई, और आपसे पूछेंगे कि कौन सा कौन सा ब्लैंक का छूटा हुआ पार्ट यहाँ पर लिखोगे तो जो पैराग्राफ है वो पूरा का पूरा पैराग्राफ मीनिंगफुली, मतलब कंटेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली दोनों तरीके से करेक्ट हो जाएगा। सॉरी लेकिन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, ऐसे इंट्रोडक्शन में चल रहा था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तुम लोगों ने सुना मैंने क्या बोला? मैं तुम लोगों की क्लास रिकॉर्डिंग में लगाना भूल गई थी, इसलिए वो तोड़ कर आया था सुबह सुबह। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, बट अब रिकॉर्डिंग पे लग चुका है। अच्छा हुआ मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया था, इंट्रोडक्शन ही चल रहा था। सो वहां पर आपके पास वही 5 ऑप्शंस हो गए एंड अकॉर्डिंगली आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। जब फिल इन द ब्लैंक्स करोगे तो 2 चीजें ध्यान में रखना कि जो पैराग्राफ है वो कंटेक्चुअली करेक्ट भी होना चाहिए एंड ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखकर आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है। शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, रेडी हो? ना ना, ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन के बिना कैसे करोगे? So let's start. This is question number 1. I hope question is visible to everyone. ये देख रहे हो? इसमें क्या करना है कि एक पैसेज दिया हुआ है जो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पर फिट आएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी फिट नहीं आएगा तो यू विल चूज नन ऑफ दीज एज योर आंसर। अब यहाँ पर केशव ने तो डी बी बोल दिया है। अच्छा, देखते हैं। ए, सी डी बचा है, कोई ना कोई तो बोल ही देगा। याशिका भी है, क्या बात है। आज दीपक नहीं है क्लास में, उससे भी पूछ लेती तुम किसके साथ जाओगे। सोनाली बी, वंश बी, निवेदिता ए। ओके, are you guys following each other? Are you guys trying to following each other? क्या कोई ऑप्शन नंबर सी और डी पढ़ भी नहीं रहा है क्योंकि पहले ए और बी में आंसर चूज किया जा चुका है? ऐसा तो सीन नहीं है ना?
इतनी बेवकूफी तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना। ठीक है, दीक्षा डी, उमंग डी, पूर्वी डी, ए सी, ओहो बस सी बचा था, सी भी किसी का आंसर आ गया। हे भगवान, ए बी सी डी सब हो चुका है। फिर अब क्या करे, कोई बोल ही दो, ई तो भी कोई बोल ही दो, नन ऑफ दीज क्यों रह जाएगा बेचारा, उसको बुरा लग रहा होगा अकेले, उसके बारे में भी सोचो। Now, any one of you want to unmute yourself and explain me the paragraph? क्या बात है केशव, मतलब ये बात मुझे बड़ा पसंद आया। पहले उसने गलत जवाब दिया, उसके बाद सबने उसके पीछे पीछे गलत जवाब दिया, उसके बाद उसने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा और उसने अपना जवाब सही कर लिया, बाकी सबका गलत हो गया। Correct. So, can anyone just unmute and give me the meaning of the passage? What does this paragraph want to convey? Anyone? Come on, guys. अरे यार कोई तो बता दो। What's wrong with you? केशव तुम्हें बता दो, चलो कोई बात नहीं। केशव आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही बेटा। हाँ भाई। मैम इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर इम्पोज कर रहा है टू व्हीलर और जो अपनी जो न्यू कार्स के ऊपर इंश्योरेंस के ऊपर, तो वही जो मेरे को डी वाला सेंटेंस है कि 3 से 5 साल के लिए होना चाहिए और अभी करंटली प्रेजेंट में 1 ईयर चल रहे हैं, तो बस वही है, उसके बारे में ही है। हाँ एग्जैक्टली, द पैराग्राफ इज अबाउट कि वो कोई चेंजेस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट इंश्योरेंस के चीजों में, सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू डू सर्टेन चेंजेस। ठीक है, अब अगर आप सारे स्टेटमेंट्स को देखोगे जो ऑप्शंस में गिवन है, डी इज द मोस्ट सूटेबल वन। व्हाई? क्योंकि जब आप डी को बताओ तो वो यहाँ पर प्रेजेंट में क्या चेंजेस हुए हैं ये भी बता रहा है, और पहले क्या चलता था, इनिशियली क्या नॉर्म था ये भी यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, और प्रेजेंटली क्या चेंजेस किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी वो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल द गिवन ऑप्शंस, यहाँ पर अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज डन सर्टेन चेंजेस, हैज ब्रॉट सर्टेन नॉर्म्स इन द इंश्योरेंस थिंग ऑफ न्यू कार एंड द टू व्हीलर ओनर्स। That is the thing. ये तो सबको क्लियर है ना कि पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, पैराग्राफ इसी के बारे में बात कर रहा है, ये तो सबको पता है ना। और उसके बाद जब आप ऑप्शंस देखोगे तो इन द गिवन ऑप्शंस आपको ये तो समझ में आ गया ना, फिर टू सेट प्राइसेस जस्ट दे डू ओन डैमेज कवर्स। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का आई डोंट थिंक कि कोई एज सच रोल है कि वो अपना ओन डैमेज कवर्स के लिए प्राइसेस सेट करे। एक्सीडेंट प्रोननेस ऑफ रूटीन ट्रैवल रीजन्स, डिस्टेंस ड्रिवन पर मंथ एंड सो ऑन। Think of it to acquire the capacity to enforce the law and stipulated penalty for its violation. ये हो सकता है, लेकिन ये तो ये बता रहा है ना कि वो प्रेजेंट स्टेट में वो ये चेंजेस क्यों कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या चेंजेस हुए ये लाइन वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट आर द चेंजेस डन बाय द सुप्रीम कोर्ट? सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ, डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, जहां पर प्रेजेंट स्टेट में क्या चेंजेस किए गए और पार्ट बाद मतलब रिसेंटली क्या है नॉर्म, वो दोनों चीजों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। मैम पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना। एंड द इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ड लिखा हुआ है FIAT,
इसका मतलब होता है अ फॉर्मल ऑथराइजेशन। तो पूछ लेते ना बेटा, मैं बता देती। अब तो क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े, ये समझ में आया कैसे करने की कोशिश करी जा रही है। अब इसी रेस्पेक्ट में हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आई होप सेकंड क्वेश्चन का सब कोई करेक्ट आंसर देगा। बी 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 बी। जब ये यूनिटी रहती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जब ए सी डी बी होने लग जाता है ना, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ना वेरी गुड, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है बी में, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड यू गाइस हैव अंडरस्टूड द पैराग्राफ कंप्लीशन आई गेस। क्लियर है ना सबको? इसमें भी बिल्कुल करेक्ट है। कैसे एक्सप्लेन करूं? कैसे करेक्ट है एक्सप्लेन करूं क्या? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। दिस पैसेज इज अबाउट द सर्वे कंडक्टेड ऑन अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ठीक है, NHRC conducted the first ever nationwide survey of the transgender community in India and found that NHRC ने कोई सर्वे किया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर और वो बता रहा है कि उस सर्वे में ये पाया। ठीक है, नाउ आगे भी पढ़ लेते। इट इज profoundly absurd that we think of ourselves as inhibiting a modern world, and yet there exists a sizable community of people who are structurally ostracized and denied the fundamental right to a livelihood। ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अजीब सी बात है, बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा साइज है कम्युनिटी का, जो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है ना कि कहीं से बेदखल कर देना, जो ऑस्ट्रासाइज्ड लाइफ जी रहा है और उसको फंडामेंटल राइट भी नहीं मिल रहा है अपना नॉर्मल लाइवलीहुड को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यही डिफाइन करना है कि व्हाट दे हैव फाउंड इन द सर्वे। ठीक है, अब आप लिखो and found that as someone who is not of an established and accepted gender। ऐसा तो NHRC के सर्वे में नहीं मिला होगा। contextually this is absolutely incorrect कि वो ये बताएंगे कि they are not accepted as a gender। ठीक है, तो ये contextually incorrect हो गया। and found that it defined a transgender person a neither man nor a woman। ये आपको ऐसा लगता है कि NHRC के सर्वे में ये डिस्क्राइब किया गया है जब वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे ही सर्वे कर रहे हैं? ये भी आई गेस कंटेक्चुअली बिल्कुल इनकरेक्ट है कि जब वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे ही सर्वे कर रहे हैं तो फिर वो ये डिस्क्राइब करने के लिए तो सर्वे नहीं कर रहे होंगे। डी ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो दैट और व्हाट कभी भी एक साथ नहीं आता, तो ये जो सेंटेंस है ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू ऑल द गिवन ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड दैट इज द रीजन वी विल गो फॉर इट। ओके स्वाति, क्लियर नाउ? मैम हाँ बोलो। मैम I got how in question number 1 the answer D is fitting to it contextually, but I couldn't understand the literal meaning of the latter half, like after the B part, which I'm not very well aware of how insurance policy
works. So that's how it. I couldn't visualize what was it actually. So if you can explain please. देवप्रिय देखो, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट, बट मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश करूंगी ना कि एग्जामिनेशन में ऐसे पैसेज तुम्हारे सामने आएंगे जिसके बारे में शायद तुम्हें कोई भी नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसे पैसेज तुम्हें देखने को मिलेंगे जिसके बारे में तुम्हें पूरी नॉलेज नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी कि मैंने ना ये लेटर हाफ जो है ना, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये मैंने पढ़ा ही नहीं व्हाइल चूजिंग द आंसर, ठीक है। तो पॉइंट इज ना कि हाउ टू डू पैराग्राफ कंप्लीशन इज नॉट अबाउट द टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, इट इज ऑल अबाउट द एलिमिनेटिंग ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन दिस, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पैसेज अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे ना बच्चे, तो ऐसा होगा आपके साथ कि कई बार ऐसे पैराग्राफ्स आएंगे जिसके बारे में यू गाइज आर नॉट अवेयर ऑफ, है ना, जहां पर आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगी। तो वहां पर हाउ विल यू पिक एंड चूज द आंसर्स, दैट विल बी द मेजर फैक्टर। Yes, because I thought that if I ignore the later half, then there could be a situation where even if I narrow down to an option, but that doesn't fit because I didn't see the later half. It is always a possibility that the later half has an element that can cater to the need of the right option. So yeah, definitely it will be. I'm not asking you to eliminate a single thing. I'm not asking you to eliminate a single thing. That everything in the passage will matter a lot while doing the paragraph completion. And moreover, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि भाई पहले तो यहाँ पे जो भरना है वो भरो, और उसके बाद पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझो कि जो भाई पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा तो क्या उसकी मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग पैराग्राफ कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, वो मीनिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। बट ये मैं तुम लोगों को सच में बता दूं ना, तो दिस इज द पेपर ऑफ SBI PO मेंस, है ना। और मेंस में बेटा क्वेश्चंस, अब ये तो तुमने सिर्फ वन लाइनर्स देखे ना, इसमें आपके 2 पैराग्राफ थे, मतलब 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और उसके अलावा ये क्वेश्चंस है, तो यू वोंट गेट मच टाइम टू डू दिस, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा वो पिक एंड चूज करना सीखना पड़ेगा, एंड दैट विल कम बाय प्रैक्टिस डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। द न्यू पॉसिबिलिटी, बेटा वो तो प्रैक्टिस से ही हो पाएगा दीक्षा, है ना। आज तो पहली बार किया है ना, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, ओके। सो किसी और को बोलते समझाने पहले मैं क्यों समझा रही हूँ। कौन समझाने का कैपेबिलिटी रखता है भाई, कौन खुद से आना चाहता है कि मैम मैं समझाऊंगा। उमंग, यू वांट टू ट्राई? जल्दी करो बेटा, तुम देख रहे हो मैं 4 टॉपिक लेकर आई हूँ। केशव, यू वांट टू ट्राई? क्योंकि जो वो हेडफोन से ज्वाइंट है, मैं उन्हीं को चूज कर रही हूँ। नहीं बता दूं, ठीक है। सो द न्यू पॉसिबिलिटी would be thwarted by the Supreme Court directive. यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, to prevent something from happening. तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स के द्वारा कुछ चीजें, कुछ न्यू पॉसिबिलिटी लाई जा रही हैं टू मेक न्यू कार एंड 2 व्हीलर ओनर परचेज इंश्योरेंस कवर, जिसके थ्रू जो न्यू कार के ओनर है या 2 व्हीलर के ओनर है वो परचेज करेंगे इंश्योरेंस कवर फॉर एटलीस्ट 3 years and 5 years रिस्पेक्टिवली, कम से कम 3 साल और 5 साल के लिए, और अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग नॉर्म, जो एग्जिस्टिंग नॉर्म है दैट इज ऑफ 1 year. And the insurance regulator, Fiat to General Insurance, to sell long-term third-party motor insurance covers for new cars and 2 wheelers from September 1. मतलब September 1 से जो new car या 2 wheeler खरीदी जाएगी, उसमें जो थर्ड पार्टी होगा, जो इंश्योरेंस कवर कराने का जो थर्ड पार्टी होगा, वो लोग उनको जो एक्सप्लेनेशन देंगे, वो जो उनका फॉर्मल ऑथराइजेशन होगा जनरल इंश्योरेंस का, जो उनको एक्सप्लेनेशन देने का, वो लॉन्ग टर्म एक्सप्लेनेशन ही देंगे, और उनको लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कराने के लिए ही उनको बताया जाएगा, और उसके उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उस पर काम कराई जाएगी,
ठीक है, बस इतना सा मतलब है इसका. So, what I can get that it's talking about the effect of the new directive. I guess Yes. in the later half. In the later half, it is talking about the effect of new directives. How it will work, how the things will taken care of. ठीक है, चलो अब ये पैराग्राफ कंप्लीशन तुम लोग करोगे घर पे. 2 मैंने सॉल्व यहाँ पे करवाए, 5 ही है, 3 और है यहाँ पे. ये आप लोग आराम से इसको घर पे पढ़ोगे, इसको रिलेट करोगे, है ना, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट होगा और टाइम कंस्ट्रेंट में आप लोग उसको ठीक से कर नहीं पाओगे. सो ये बाकी के मैं आज पीडीएफ सेंड करूंगी, इसको घर पे आराम से बैठ के सॉल्व करोगे. ठीक है, आंसर्स will be there. So if there will be any confusion with the answers, definitely you guys can ask me in the class. Ready to do it at home? केशव आंसर नहीं बताना है. सब कोई घर पे करोगे ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? मेरे हिसाब से तो ना 1 मिनट होना चाहिए, बट आई एम वेरी मच श्योर कि भाई इनिशियली 1 मिनट इज नॉट द सफिशिएंट टाइम. तो हाँ, इनिशियली यू टेक 2 to 3 मिनट्स और उसमें करो, फिर लेटर ऑन कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं हो पाएगा या कुछ नहीं समझ में आएगा तो आई विल बी देयर टू गाइड यू, है ना. मैं हूँ यहाँ पे पीछे से, तो परेशान मत हो. किसका इसका आंसर बी? क्या बात है केशव, एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही बता रहे हो. ये केरला वाले का आंसर बी है. एग्जाम में तो 1 मिनट इज द सफिशिएंट टाइम, उससे ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ कम्स रीअरेंजमेंट. बेटा ये रीअरेंजमेंट ना थोड़ा अलग प्रकार का है. रीअरेंजमेंट में हम मोस्टली क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट में जैसे कि ये देखो 2 2 4 2 6 लाइन दिए हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे. दैट इज व्हाट वी डू मोस्टली, है ना. यही तो हम करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, सॉरी सेंटेंस रीअरेंजमेंट में. सेंटेंस रीअरेंजमेंट में जो हमारा मेजर फोकस होता है वो क्या होता है कि हम इन सारे लाइंस को पढ़कर हम इनको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में रीअरेंज करें. करेक्ट. यहाँ पर बेटा ये केस नहीं है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना. जैसे कि क्या होगा ना कि ये तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो मैंने अगल बगल में कर दिया है. जब एग्जाम में आएगा ना तो ये वाला जो क्वेश्चन वाला पार्ट होगा वो पैसेज के नीचे होगा. ठीक है, तो वो हो सकता है कि स्क्रीन में एकदम से आपको नहीं दिखे, एकदम से आपको ये क्वेश्चन का पार्ट दिखे और ये 6 लाइन्स दिखे. ठीक है, और आपने क्या किया, आपने फटाफट उसको रीअरेंज करना शुरू कर दिया. बेटा एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लो, है ना. नेवर फेल टू रीड द इंस्ट्रक्शंस. अब यहाँ पर क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीअरेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अ कोहेरेंट पैराग्राफ. ठीक है, हम रीअरेंज करेंगे. जरा इसको भी पढ़ लें. कंसिडरिंग स्टेटमेंट ए, टेस्ट ऑफ गंगा वाटर इंडिकेट, ये जो तुम्हारा ए स्टेटमेंट है इसको कंसिडर करो as the 4th statement of the rearranged paragraph. Then which among the following becomes the second sentence after the rearrangement? अब बात समझ रहे हो. अब ये क्या कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि मान लो कि 6 स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऐसे करके अरेंज होगा, 2 2 4 2 6 ऐसे करके अरेंज होगा. अब वो कह रहे कि स्टेटमेंट ए को 4th स्टेटमेंट मान लो, मतलब स्टेटमेंट ए 4th स्टेटमेंट है. अब उससे ना हम सेंटेंस शुरू कर सकते, वो मतलब अब कहीं भी नहीं आएगा, उसका प्लेस फिक्स हो गया कि वो यहीं पर आएगा. तो अब इसके रेस्पेक्ट में मुझे बताना है कि ये सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा. ठीक है, तो अब इसका प्लेस तो हमें पता चल गया. अब इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ढूंढो, फिर उसके बाद यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ढूंढो और उसके अकॉर्डिंग पैसेज को रीअरेंज करना है. गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गई कैसे करना है? So suppose contextually, by looking at the paragraphs,
A seems like the introductory बट sentence. ए इज, हाँ बट ए इज द फोर्थ स्टेटमेंट, ए को हमें इंट्रोडक्टरी रखना ही नहीं है। अब उसके बाद फिर डिसाइड करना है कि रीअरेंजमेंट कैसे बनेगा। So is it like going to be that A, then what comes in the actual series? So it will be in that order. I mean, I can't understand if something is contextually correct and something is contextually coming in a proper paragraph in the first form. So if I place it in fourth position, like how am I doing justice to the entire paragraph? Like it's the Justice whole will be arrangement done. is okay. Justice will be done. Just read out the sentences of the passage once. Then you will get to know कि हाँ ये फिर भी arrange हो जाएगा अगर हम statement A को fourth position पे रखेंगे तो। हाँ क्या बात है, रीअरेंजमेंट के देखो आंसर्स भी आ गए हैं। क्या बात है अंजलि, एकदम सुपर इंटेलिजेंट है, 2 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व। बी सी डी ए ई एफ, अरे नहीं, मैं कैसे, तुमने सब कुछ चारों खाने चित कर दिया, कोई तुम्हारा मजाक कैसे बना सकते हैं। ना ना, ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताने में कि इंटरव्यू का आंसर बिल्कुल सही है। तुम गलत बोलोगे तो भी मैं सही बता दूंगी, तुम चिंता मत करो। ये है ना, 3 यही रीअरेंजमेंट है ना, और किसी का कोई वेरिएशन तो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, बाय बेटा, बाय नॉट श्योर, कि मेहनत करेंगे श्योर होना चाहिए। डी एंड एफ बेटा फॉर श्योरिटी कंटिन्यूटी में आएगा, मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं है कि इन लोगों ने एफ को कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कैसे बना दिया, भगवान ही जानता है। जब वहां पे डेटा की बात आ रही है और स्टडी वहां पे फर्दर डिफाइन हो रहा है, तो भगवान ही जानता है कि वो रिजल्टेंट कैसे बन गया।
डी के बाद ए आना चाहिए शायद। उमंग, तुमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ा है ना बेटा? They're not able to find the connecting pairs, I guess. वो लोग अभी कनेक्टिंग पेयर ढूंढ नहीं पा रहे। तुमने क्लास मिस करी होगी। हमने पढ़ा है ना केशव, देवप्रिय, हमने पढ़ा है ना बेटा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। याशिका ने भी पढ़ा, देखो याशिका भी आ गई। ये वाला तो फर्स्ट टाइम कर लोगे ऑब्वियसली, क्वेश्चंस चेंज किया है तभी तो तुम लोगों को सबको बुलाया है मैसेज करवा के कि सारे बैंकर्स को आज भेज दो, उनका बैंकिंग टेस्ट हो जाए। BDCAFE, ओफ, इतने प्यार से बता दिया केशव के साथ कि बेटा डी और एफ तो हमेशा ही साथ में आएगा। फिर भी डी और एफ को जुदा कर रहे हैं। कैसे होगा? डी और एफ पेयर बना रहा है। सबका सॉल्व नहीं हुआ, सबका हो गया सॉल्व। बोलो, बता दो आंसर्स तो बता दूंगी, मुझे क्या, मैं तो सॉल्व करने का टाइम दे रही हूँ। मैंने तो सॉल्व कर लिया। मैं तो सॉल्व कर ली थी जब तुम लोगों का होने वाला था तभी, तो फिर मैं तुम लोगों का वेट कर रही थी। मैम मुझे लग रहा है ए के बाद डी आएगा। तुम्हें लग रहा है कि ए के बाद डी आएगा? अभी बताती हूँ कि क्यों नहीं आएगा। हाँ। देखो बेटा, अगर सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो आप ध्यान से, मेरी आवाज गूंज रही है, प्लीज म्यूट कर लो सब कोई। अब देखो, अगर ये सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो बड़े ध्यान से, तो एक बात तो पक्की हो गई, जो सबका ही सही है, कि भाई शुरुआत बी से होगी, है ना? तो क्या है, द फाइंडिंग ऑफ द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट द नंबर ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड सेगमेंट्स ऑफ इंडियाज रिवर हैज राइजन टू 351 from 302 2 years ago is a strong indictment of the departments responsible for environmental protection. जो डिपार्टमेंट environmental protection के लिए responsible है, उनके लिए ये बड़ा मतलब बुरी बात है कि भाई 2 सालों में 302 से 351 रिवर्स ऐसे हैं जो पोल्यूशन के उसमें क्या बोलते हैं चपेट में आ चुके हैं ना। अब उसके बाद देखो, their problems are worsened by the poor infrastructure. Definitely this cannot come after that. किसका प्रॉब्लम वर्स हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से? ये तो पहले ढूंढो, ये तो पहले ढूंढो। तो ये यहाँ पर कोई स्टेटमेंट फिक्स नहीं कर रहा, ठीक है? तो अब उसके बाद आगे बढ़े। The data show that the plethora of laws enacted to regulate waste management and protect water quality are simply not working. अब यहाँ पर हमने एक डेटा को रिप्रेजेंट किया है, और ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लॉ इनैक्ट किया गया है वेस्ट मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। दैट इज व्हाट दिस डेटा इज शोइंग, करेक्ट? तो उसके बाद यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर क्योंकि डेटा की बात हो गई, ठीक है? अब उसी पे स्टडी करी जा रही है। बेटा 2 मिनट दे दो, मैं मीनिंग समझा दूंगी, ठीक है? तो ये यहाँ पर जब उसके बारे में बात करी जा रही है, जो वो बता रहा है कि जो मैनेजमेंट वहां पर लगाया गया है दैट इज नॉट एट ऑल वर्किंग, ठीक है? और ये जो स्टडी करी गई है वो क्या शो कर रहा है? द फेलियर ऑफ मेनी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स रन बाय द सेंटर फॉर रिवर कंजर्वेशन, preservation of wetland and water quality monitoring, ठीक है? अब 2 चीजों को ध्यान से देखो। सबसे पहले ये बताया कि 302 से 351 हो गया।
अब ये डेटा सबसे पहले ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लॉज इनैक्ट किए हैं दैट लॉज आर नॉट वर्किंग, और ये भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि जो बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं रिवर प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स के लिए एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, दैट इज ऑल्सो अ बिग फेलियर। ठीक है, तो डी और एफ इज डिफाइनिंग अ सिमिलर स्टेटमेंट जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है। सो डी एंड एफ इज मेकिंग अ पेयर, क्योंकि दोनों में डेटा और स्टडी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एफ। उसके बाद ए स्टेटमेंट तो हो गया है फिक्स्ड। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ गंगा वाटर इंडिकेट इट हैज फेयर्ड बेटर इन उत्तर प्रदेश, बट देन द क्लीन अप प्लान फॉर द रिवर हैज रिसीव्ड डेडिकेटेड सेंट्रल फंडिंग ऑफ दिस मच करोड़ ओवर 3.5 years compared to 351 crore given to 14 states to conserve 32 rivers। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो गंगा का टेस्ट हुआ था वो डिफाइन हुआ कि उसका टेस्ट काफी बेटर है, लेकिन फिर ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि सेंट्रल फंडिंग जो हुई थी वो गंगा के लिए, उनकी क्लीन अप प्रोजेक्ट के लिए वो इतना था, और 351 करोड़ था 14 स्टेट्स के लिए जहां पर 32 रिवर्स है। तो ये डिफरेंस को ध्यान में रखने की बात करी जा रही है। ठीक है, यहां पर भी एक डेटा मॉनिटर हो गया। अब देखो, अब फिर यहाँ पर ए के बाद अगर आप सी लाने की कोशिश करते हो तो आप फिर बोल रहे हो देयर प्रॉब्लम्स आर वर्सेंड बाय द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। किसका प्रॉब्लम? तो अभी वहां पर भी हम लोग उसको थोड़ा सा होल्ड करके, अब देखो हमारा अरेंजमेंट कौन कौन सा हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, बचा कौन कौन सा, ए भी हो गया। अब बचा कौन कौन सा हमारा, सी बचा और ई बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देयर प्रॉब्लम्स आर वर्सेंड बाय द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बताएंगे, कि हम यहाँ पर बताएंगे कि द फील्ड एफर्ट्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन आर ऑल टू एविडेंट इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड असम, which counts for a third of the degraded river segments, and their problem are worsened by the poor infrastructure available in a large number of cities and towns। यहाँ पर बात cities and towns की हो रही है, तो पहले तुम इसको इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद ही तो इसको बताओगे, है ना। पहले तुम स्टेट को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद ही तुम ये बताओगे कि लार्ज नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स लोकेटेड नियर रिवर। और यहाँ पर जब लिखा हुआ है कि इट इज नोटेबल दैट दीज रिजल्ट्स कम फ्रॉम दिस एंड दिस, तो बेटा इट इज नोटेबल जब बता रहा है तो दैट इज ओनली डिफाइनिंग द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर जो रीअरेंजमेंट होगा वो होगा ई एंड सी। वेरी गुड केशव, तुम्हारा रीअरेंजमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी बी डी एफ ए ई सी। हाँ बोलो रिया, बोलो। अब सब अपने अपने प्रॉब्लम्स रेज कर सकते हो। प्लेथोरा का मतलब वही होता है जो बाकियों ने बताया, इन अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सेसिव अमाउंट, एक्सेसिव क्वांटिटी डिफाइन करता है निमेश। ठीक है, हाँ निमेश वेरी गुड, तुम्हारा भी आंसर करेक्ट था, लेकिन तुमने सिर्फ बी डी एफ ए बताया था, इसी बोला ही। ठीक है, बेटा बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। एक तो सबसे पहला तुम ऑल्सो को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये दो स्टेटमेंट जो है वो कनेक्टिंग स्टेटमेंट इसलिए हैं क्योंकि दोनों स्टेटमेंट डेटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों स्टेटमेंट बेसिकली ना फेलियर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट लॉस और जो तुम्हारे प्रोग्राम्स चल रहे थे उसको, उसके फेलियर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने उनको कनेक्ट किया प्रॉपर्ली। No, ma'am, that I have understood that these two are like these two should come in pair, but I am saying that D also can be the factor to do that. no. I'm saying that D will precede F because of this, because in F it's like the also where the D I missed that. Then I figured it out why D should be ahead of F, because F is like giving up the end result, like introducing also, where D is the data source and then there is a continuation. So is that so?
या परफेक्टली, मतलब आपके कहने का मतलब ये है ना कि व्हाई नॉट एफ डी, व्हाई इट इज डी एफ, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से ना Yes, देवप्रिय? I know यस, that तो these या two should come in pair. So yeah. या डेफिनेटली दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वर्ड आल्सो, पहले डी आएगा बाद में एफ आएगा. I hope this is clear to everyone now, right? So बेटा according to the, हाँ, इंदु पैराग्राफ कंप्लीशन सिर्फ मेंस में आता है, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड रीअरेंजमेंट भी बेटा सिर्फ मेंस में आता है. लेकिन मेरा ये कराने का मोटिव ये है कि अभी आरआरबी का मेंस है, अभी एसबीआई पीओ का मेंस है 29 जनवरी को, है ना? तो भी बहुत सारे मेंस कंटिन्यूअसली आने वाले, तो मैं सोच रही हूँ कि मेंस के जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स है वो मैं सैटरडे क्लासेस में कवर करवा दूँ, है ना? तो आप लोगों के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी और जो अपीयर करने वाले हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है बेटा? सो Ma'am, हाँ, ma'am, don't you think in a way it's making a bit easier, like fixing A's position, so we can yes, have. इट इज मेकिंग वेरी इजियर, क्योंकि बेटा पता है अगर ये नहीं दिया होता ना तो हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं डेटा 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 रिप्रेजेंट करने में. तो इन अ वे इट इज मेकिंग इट इजियर. एंड अगर ऐसा रीअरेंजमेंट आता है ना तो इट इज वेरी लकी. बट यू नो व्हाट, कि अगर थोड़ा डिफिकल्ट रीअरेंजमेंट आता है ना तो उससे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और ये वाला रीअरेंजमेंट जब आता है ना तो इसमें क्या होता है कि टाइम तो उतना ही जाता है और इससे क्वेश्चन सिर्फ 2-3 रहते हैं. ये हमारे लिए फेलियर की बात है. ठीक है? Oh. And ma'am, like I don't know, like this seems like an exercise class, right? These topics have already been covered earlier, right? No, paragraph completion has not been covered earlier क्योंकि paragraph completion में तो there was nothing which I need to teach. That is completely based on the reading skills. So I will just relate it with the questions only कि हाँ भाई questions ऐसा है तो उसमें से कैसे option eliminate करोगे. But yeah, sentence rearrangement I have taken 2 classes before. Okay, so these will be conducted in loop, right? Like in Yeah. later. Okay. If you want to like again take the sentence rearrangement class, so definitely I'll take it for the 7th December wala batch, so you can take it there. कोई issue नहीं. No, I mean actually, like I haven't taken any of the class. I guess I have joined. Rearrangement, हाँ देखो फिर तुमने एक क्लास ली है, तुम भूल गए हो. No. I have not. I'm seriously telling you, like. I'm telling you, you have taken class. You were answering in that class. I remember. Sentence rearrangement. Yes. You might have forgotten, but I'm sure you have taken one class. You have taken one class. You have missed. I agree, because उस दिन भी आपने बोला था कि मैम मेरा introduction miss हो गया है, तो will I be able to do? तो मैंने कहा था हाँ देवप्रिय, you will be able to do. Don't worry. हाँ याशिका बोलो, तुम भी बोलो. No. Now I understood. Yeah, I think Yashika would be Yes, the मैम right मैं person थी to और come एक here. ही क्लास हुई थी सैटरडे को, और वो बहुत स्टार्टिंग में ही थी, मतलब शायद अक्टूबर या नवंबर में ही एक हुई थी. और देवप्रिय का तो पता नहीं कि ली थी कि नहीं, पर हमारी हुई थी क्लास, ये तो मुझे पता है. Yeah. It was she whom I asked that, like, because she had joined before me. So in that class, no, where you told that I'll be able to do that. So I felt, I mean, I shouldn't be saying that, but I kind of felt helpless of this between these answers. So yeah, I went. Like I didn't do actually. I'm really sorry about it. मैम हो सकता है देवप्रिय ने नहीं लियो, क्योंकि ना वो शायद हमारे जब बैच स्टार्ट हुआ था ना उसके 1 या 2 वीक में जो सैटरडे था ना उसी में ही थी. वो फर्स्ट क्लास थी सैटरडे की जो आपने जंबल वर्ड्स करवाए थे, तो मे बी ना हो. याशिका मैंने ना 2 क्लासेस ली हैं, आपने 1 क्लास ली है, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है. 1 क्लास आपकी मिस हो गई थी और 1 क्लास देवप्रिय ने ली है, जो उसकी पहली वाली क्लास मिस हो गई थी और उसने दूसरी वाली क्लास ली थी. और मैंने उसको बोला था ना, तो ही वाज लाइक अरे यार, मैंने बोला कि देवप्रिय ले लो, तुमसे हो जाएगा. तो ही वाज लाइक कि मतलब उसको अभी जैसे वो बता रहा है ना, ही वाज लाइक कि भाई कैसे होगा जब मैंने पहली क्लास नहीं ली है तो. बट डोंट वरी, अभी तुम लोग की पहली दूसरी दोनों क्लास करवा देंगे. शांति, इतना टेंशन नहीं लेते. और 7 दिसंबर वाले बैच में यही हुआ है नितेश, तो तुम चिंता ही मत करो, तुम बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो. सब सीख जाओगे धीरे धीरे. वॉइस कब होगा? आफ्टर अ वीक. जो आने वाला जो वीक है ना, उसके बाद मैं दोबारा से नरेशन और वॉइस स्टार्ट करूंगी.
ठीक है, तब तक क्या होगा ना कि ये 7 दिसंबर वाले बैच में मेरा 10th खत्म हो जाएगा ना, तो बच्चे एक बार 10th रिवाइज कर लेंगे, तो फिर 3 to 5 और 7 दिसंबर दोनों को मिला के मैं वॉइस और नरेशन दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 2 ही क्वेश्चन में टाइम अप हो गया, हम एरर डिटेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाए, मैं बहुत अलग लेवल का एरर डिटेक्शन लेकर आई थी, क्या करें। यहाँ पे बेटा लास्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट कौन सा था बताओ, रीअरेंजमेंट के बाद हमारा लास्ट स्टेटमेंट कौन सा था, सी था ना। बस सी इज द आंसर हियर, ठीक है। और यहाँ पर तुमसे पूछा है कि among the following pairs which one of them is formed with 2 consecutive statement after the rearrangement। कौन सा consecutive statement है, डी ई तो नहीं था, डी एफ था, एफ सी भी नहीं था, ठीक है, बी एफ भी नहीं है, ए डी एंड बी डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी, क्योंकि हम लोगों ने रीअरेंजमेंट क्या किया था, पहले बी रखा था, फिर डी को रखा था, फिर एफ को रखा था, तो बी डी आपस में कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट हो गया ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट विल बी बी डी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व रीअरेंजमेंट का। बेटा टाइम तो बचा नहीं, मैं ना फिर भी ये पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आई वांट यू टू सॉल्व इट एट होम बच्चे, मैं फिर आंसर्स डिस्कस करवा दूंगी नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। कोशिश करना, नहीं हो पाएगी तब तो कोई बात ही नहीं है, फिलर्स क्विकली नहीं कर पाएंगे, मैंने हर किसी का थोड़ा एडवांस वर्जन लाने की कोशिश करी थी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरर डिटेक्शंस, जिसमें पूरा स्टेटमेंट आता है, दिस इज कॉल्ड एज सेंटेंस डिटेक्शन, सेंटेंस एरर डिटेक्शंस, है ना। तो इसमें फिलर्स भी दिखा दीजिए, ठीक है, दिखा देती हूँ, दिखाने में क्या है, दिखा तो मैं सभी दूंगी। ये है फिलर, इसमें क्या है कि यहाँ पर आपके 6 वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर 3 ब्लैंक है, कोई भी 3 वर्ड कहीं पर भी फिट आ जाता है, जो पेयर ऑफ वर्ड्स फिट आएंगे वो पेयर ऑफ वर्ड्स आंसर होगा। हाँ तो ये तो हो गई तुम्हारे साथ, और मत पढ़ो न्यूज़पेपर, क्यों पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ के क्या करोगे, मत पढ़ो, मैंने थोड़ी बोला है न्यूज़पेपर पढ़ने। Ma'am, so like apart from editorial, we should also read like the other news, right? Like बेटा सिर्फ एडिटोरियल भी आप पढ़ लोगे ना तो पता है ये सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एडिटोरियल्स ओनली ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर। तो आई जस्ट वांट यू टू रीड 1 पेज ऑफ एडिटोरियल, सिर्फ उतना पढ़ोगे ना कंटिन्यूअसली टिल द टाइम यू आर टेकिंग योर बैच हियर। जैसे 3 से 4 महीने का बैच होता है ना, 3 से 4 महीने कंटिन्यूअसली हर दिन का हैबिट बना लो ना एडिटोरियल पढ़ने का, बैंकिंग एग्जामिनेशन बहुत आसानी से क्लियर करोगे, और वो हैबिट नहीं बना तो प्रॉब्लम हो जाती है। like if like even if I don't get to read like because of time constraints, so what I do is I search what new words came in that editorial, so that at least I can get some words like that I do that. That also you can do, you know, आप टेलीग्राम वगैरह पे आप देख सकते हो, और अगर नहीं हो पाता तो मुझे बता दिया करो, मैं ही कर दिया करूँगी तुम लोगों के लिए। Yeah, thank you so much. क्यों, मैं तो पढ़ती हूँ, बाकी तुम लोग ना पढ़ो तो क्या फायदा मेरे पढ़ने से क्या होगा, लेकिन मैं तो पढ़ लेती हूँ तुम लोगों के लिए, कि कभी कोई सवाल पूछो तो मैं बता दूं कि भाई हाँ आज के एडिटोरियल में ये आया था, बट कभी कोई पूछता ही नहीं है। सो दीज आर द क्वेश्चंस बच्चे, तो टाइम इज ओवर नाउ। मैंने बता ही दिया है सारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, प्लीज डू इट एट होम एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सैटरडेज क्लास। ओके, नेक्स्ट सैटरडेज क्लास में मैं इसी को डिस्कस करूंगी, कुछ आगे नहीं बढ़ाऊंगी। ओके बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर।